क्योंकि हम ये समझते हैं कि मलख या टिड्डी दल, ये जो इसके 2-3 अकसाम हैं, इसके कभी छोटे स्वाम्स या टोले होते हैं, कभी बड़े टोले होते हैं। जमरक साहब जानते होंगे, उनको ब्रीफिंग्स दिए गए होंगे। मैं खुद एग्रीकल्चरिस्ट हूं बाय प्रोफेशन। तो जब ये स्वाम्स जब वहां से शुरू हुए तो लोगों ने हमने समझा कि ये बहुत कम है। लोगों ने इनको, किसी ने खाने की शौक बात की, किसी ने इनको पकाने की बात की, किसी ने पकड़ने की बात की। पंजाब के अंदर हिकमत अमली बनाई गई कि जी आप 10 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदेंगे ताकि लोग इसको पकड़े। ये किसी हिकमत अमली के बगैर इतनी बड़ी ये वबा है, ये कोरोना से बड़ी वबा साबित हुई और होगी। बिलखुसूस ये 23-24 ममालिक जहां पर मौसमी असरात के बायस, जहां पर मौसमी तगय्युरात और तब्दीलियों के बायस, इन्वायरमेंटल चेंजेस के बायस, बारिशों के बेवक्त और अंगम बारिशों के बायस रेगिस्तान के इलाकों में इन्होंने जब अंडे देने शुरू किए और एक टिड्डी दल जो है वो 100 से 140 के करीब तक, 80 से लेकर 100-140 के करीब तक अंडे देती है। और ये जब अंडे देते हैं तो ये मुख्तलिफ, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान जैसा मुल्क, बिलखुसूस बलोचिस्तान जैसा सूबा इसलिए भी सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है कि यहां पर मौसम जो है इस तरह का है कि यहां पर 2 मौसमों में इसकी अफजाइश नस्ल या इसका जो अंडा देने का प्रोसेस है, अमल है, वो साल में 2 दफा होगा। बाकी जगहों पर ऐसी नहीं है सूरत यार। यूरोप में ऐसा नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा, कि क्योंकि वहां पर मौसमी हालात इस ऐसे नहीं है। हमारे यहां कुदरती तौर पर अगर ये यहां पे सेटल होता है तो ये 2 दफा जो है यहां पर इसकी अफजाइश नस्ल होगी। और अगर इसकी अफजाइश नस्ल इस रफ्तार से बढ़ी तो जनाबे वाला इसका तखमीना आप लगा नहीं सकते हैं। बलोचिस्तान जैसा सूबा जो इस वक्त गुर्बत की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ है, मैं हर वक्त ये कहता हूं 70 से 80% बलोचिस्तान की आबादी कसीरुल जहती गुर्बत का शिकार है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, वो बलोचिस्तान में जनूबी एशिया से ज्यादा है। बलोचिस्तान के कुछ अजला अफगानिस्तान और सोमालिया और इथोपिया तो बहुत आगे निकल गया है, तो सोमालिया और जो अफ्रीका के जंग ज़दा इलाके हैं, बलूचिस्तान के कुछ अजला का जो कंपैरेटिव है ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानी तरक्की की शरह जिसे कहते हैं इंडेक्स, वो निकाली जाए, वो दुनिया में सबसे पीछे है। जब ऐसे मुल्क में, जब ऐसे इलाके में लोगों का गुजर बसर, उनकी भेड़ बकरियां हैं, लोगों का गुजर बसर कुदरती चरागाहें हैं, लोगों का गुजर बसर उनके फसलात हैं, लोगों का गुजर बसर सोलर पैनल खरीद के, अपनी भेड़ बकरियां बेच के चंद सोलर पैनल खरीद करके छोटी मोटी जमींदारी स्टैब्लिश करना है। ये बलोचिस्तान के वो लोग हैं जो अपनी मदद आप जिंदा हैं। इनको बलोचिस्तान के हुकूमतों ने, इनको बलोचिस्तान की सियासी अशराफिया ने, इनको बलोचिस्तान की हमारी जो खजाने से 1 रुपए का फायदा नहीं मिला। ये अपनी रोजी रोटी खुद बनाते हैं। आज सिर्फ बात यह है कि इतनी बड़ी वबा आ रही थी, मैंने जिस तरह पहले बात की, एक प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए था। जब फरवरी में टिड्डी दल दाखिल हो रहा था, या टिड्डी दल की अफजाइश नस्ल मुकम्मल हो चुकी थी, जब इसके छोटे छोटे बच्चे, ये जो अशरात हैं, ये जब जमीन पर निकल के रेंग रहे थे, ये उस वक्त जब हमने हाईलाइट किया था, उस वक्त जनाब आला बहुत बड़ी तरबियत की जरूरत थी, बहुत बड़ी आगाही मुहिम की जरूरत थी, बहुत बड़े सतह पर जंगी बुनियादों पर। जिस तरह एक तरफ आप कोरोना से लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ आप इसी रफ्तार से, इसी कैपेसिटी से आपको जो है टिड्डी दल के हवाले से लड़ने के लिए एक मतअमली बनाने की जरूरत थी। इसमें आपको फजाई स्प्रे बर वक्त करना चाहिए था। आज तक बलोचिस्तान में फजाई स्प्रे शुरू नहीं हो सका। आपको जमीनी स्प्रे करने के लिए अद्वियात मुफ्त और बिला तफरीक हर इलाके और जिले में जो है पहुंचा देने चाहिए थे, लेकिन हम पहुंचा नहीं पा सके। लोग फोन करते हैं, मिन्नतें करते हैं, हम अद्वियात उनको पहुंचा नहीं सके। इसके अलावा जो इनफरादी तौर पर जो लोग इस जंग में, इस वबा के हवाले से, टिड्डी दल के हवाले से शामिल होना चाहते थे, उनको सपोर्ट करने की जरूरत थी, लेकिन हमने नहीं किया। जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान बहुत से मसाइल का शिकार है। बलोचिस्तान में खून खराबा, जंगो जदल, बदअमनी, बेरोजगारी, एहसास मायूसी बढ़ती जा रही है। और जब ये चीजें बढ़ती हैं जनाबे वाला, कोई एक फैक्टर नहीं होता। ये नहीं कि किसी को जूनियर क्लर्क की नौकरी नहीं मिली, बलूचिस्तान में गुर्बत बढ़ी। बलूचिस्तान में काफी फैक्टर्स मिलकर, बलूचिस्तान में इकोनॉमिक फैक्टर्स मिलकर, अनएम्प्लॉयमेंट मिलकर, डेटेरिएटिंग जो हमारा तबाहाल ज़राअत जो होता जा रहा है, हमारी तबाहाल जो हमारी लाइव स्टॉक है या गलाबानी की सनत है जिसको हमने तबाही की तरफ धकेल दिया है, माहीगीरों को हमने जिस तरीके से महदूद कर दिया गया है, 500 रुपए फीस देने वाला माहीगीर को कह रहे हैं कि आप 15,000 महीने का फीस दे दो, 5 लाख रुपए फीस दे दो। हमने सिस्टमेटिकली बलोचिस्तान के अंदर
अपने हाथों से रोजी रोटी कमाने वाले लोगों को भूख से मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमेशा यही कहते थे, जब साल में आपके पास एक दफा बजट आती है, खुदा के लिए ये तबाहाल सूबा है, इसके फॉल्ट लाइंस को समझें, इसके एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो बढ़ती हुई है मायूसी, यहां इर्तिहाश है, यहां या बदअमनी बढ़ रही है, या बलूचिस्तान में एक और बड़ी लहर आने वाली है बदअमनी की, इसको समझने के लिए आपको बलूचिस्तान के बहुत बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को समझना पड़ेगा। इस लैंडस्केप को जब आप समझेंगे, उस लैंडस्केप के अंदर रहते हुए फिर आप डेवलपमेंट का एजेंडा बनाएं और फ्रेमवर्क बनाएं। स्टेडियम से, जहाजों की खरीदारी से, फैंसी प्रोजेक्ट से, ऐसे चीजों से आप फॉल्ट लाइंस को नहीं पकड़ सकते। ये वाइड सूबा है जहां पर सिर्फ 200-250 के करीब सनतें हैं जो अब में कायम है, और वहां से भी कराची से सारे टेक्निकल मुलाजमीन आते हैं। यहां पर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने की जरूरत है ताकि लोगों की जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो। हम 70 साल से बलूचिस्तान की सोसाइटी को, हम बड़े खुश हैं जी, हम पाकिस्तान का जो है 70% गलाबानी हम भेड़ बकरियां पैदा करते हैं, अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ बकरियां लोग अभी तक चराते हैं, तुर्की में चराते हैं, यूरोप में चराते हैं, लोग संभालते हैं, गलाबानी बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या बलूचिस्तान सारी जिंदगी, बलूचिस्तान के नौजवान, बलूचिस्तान के पैदा होने वाले शहजादे वो सारी जिंदगी गलाबानी करते रहे? और गलाबानी की सनत को भी हमने तबाह कर दिया है। तो टिड्डी दल जनाबे वाला कोई मामूली जो है दुश्मन नहीं है। इस वबा ने अच्छी अच्छी मुल्कों को तबाह करके रख दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसा, मैंने पिछली दफा जब लास्ट टाइम मैंने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया ने बकायदा आज से 60 साल पहले एक कमीशन बनाई। प्रोएक्टिव गवर्नेंस इसी को कहते हैं। ये तो नहीं है अचानक टिड्डी दल नजर आए, पीडीएम में 1 अरब रुपए दे दो, प्लांट प्रोटेक्शन 50 करोड़ रुपए दे दो, इसको 120 करोड़ रुपए दे दो, पैसे बांटो, आखिर में जमीन पे कुछ नजर नहीं आता, जमींदार तक कुछ नहीं पहुंच। इसको कहते हैं रिएक्टिव गवर्नेंस, जहां पर जब आपके पास दुश्मन आपके ऊपर आता है, बीमारी आपके ऊपर आती है, वबा आपके ऊपर आ जाता है, उसके बाद आप सिर्फ खजाने से पैसे निकाल के फेंकते हैं। जनाब वाला, चीजों को पैसों से रोका नहीं जा सकता। अच्छी हिकमत अमली वो कौमों को वबा से, अमराज से, इस अशरातुल हज से, सैलाबों से, तूफानों से बचाती है, पैसे नहीं बचाता। 5 अरब रुपए कोरोना की मद में खर्च किए गए। नई हेल्थ कहते हैं सिटी सेंटर, नए हेल्थ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, हेल्थ सिटी बनाई जा रही है। आपके हॉस्पिटल्स में खिड़कियां टूटी हुई हैं। आपके हॉस्पिटल्स में, मैंने कहा कि जो आपका फातिमा जिना जो चेस्ट का हमारा हॉस्पिटल है, जहां पर आयतुल्लाह दुरानी साहब जैसे शहजादे बलूचिस्तान के फर्जिंद, जिनकी बड़ी सियासी खिदमात हैं, उनको मूवमेंट के लिए, उनको हिलाने के लिए, उनको लिटाने के लिए, उनको सांस को लाने और ले जाने के लिए जी भी आपके पास एक एक्सपर्ट नहीं है कि वो वहां पर तैनात हो। डर के मारे कोई नहीं गया, उसकी अपनी फैमिली के लोग 24 घंटे करते थे। सिलेंडर्स की लूटमार होती थी। एक पिकअप 5-6 सिलेंडर्स ले आता था, जिसका तीमारदार ज्यादा ताकतवर होता था, उस ज्यादा सिलेंडर्स उठा के अपनी तरफ ले जाता था। लड़ाइयां थी, जंग अजीम सोम था, जंग अजीम चारम जो है यहां पर लगे हुए थे। इस तरह होती है हुकूमत। आपके साथ बार बार यही कह रहे हैं कि आपके पास दौलत है, ये दौलत बलूचिस्तान की है, इसको खुदा के लिए आए, प्रॉपरली टारगेटेड इंटरवेंशन के जरिए, ये हमारी जो मुंह की कालक है बलूचिस्तान की हुक्मरानी की, इसको धोएं टारगेटेड इंटरवेंशन के जरिए से। आप कोई जिस जगह टारगेटेड इंटरवेंशन आपको चाहिए, हमें बहुत बड़े फैंसी कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक डेवलपमेंट एजेंडा नहीं चाहिए। अब टिड्डी दल का यही हुआ कि हमने टारगेटेड इंटरवेंशन नहीं की। टिड्डी दल बलूचिस्तान में, पूरी दुनिया में खत्म हो, मैं आपको कहूंगा कि टिड्डी दल बलूचिस्तान में रहेगा। टिड्डी दल बलूचिस्तान से जाने वाला नहीं है। मैं खरान गया हूं, खरान मेरा हल्का है, मैं वहां पर, ये रेगिस्तान है, ये हमारी जमीनें हैं, उनके बंदात है जिनको हम बलूची में स्पंड कहते हैं, इनके इर्द गिर्द रेतीले इलाके हैं, सारी जगहों पर जनाबी वाला किसी के बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है कि टिड्डी दल को वहां से निकाल सके। लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है, तरबियत नहीं है, आगाही नहीं है, सहूलियात नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि हमने उस वक्त आपको कहा जनाबे वाला, ये मतलब ये नहीं होता कि हम आप पे यहां तनकीद करते हैं। हम आपको बार बार दावत दे रहे हैं कि बलूचिस्तान को इस अंधेरों से निकालने के लिए, बलूचिस्तान की नाव को, बलूचिस्तान की कश्ती को डूबने से बचाने के लिए डायलॉग 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 की जरूरत है। ये फोरम है, हर चीज पे आए बात करते हैं। आता हूं जनाबे वाला, टिड्डी दल के साथ बिजली भी मुंसलिक है। बदकिस्मत सूबा,
इसे आ रहा हूं आपको किस जवाब मुबीन खान आपको किसने इजाजत दी है बात करने की? बैठे। जनाबे वाला, शुक्रिया जनाबे वाला। देखें, अब जो मैं यही बात कर रहा था, ये टिड्डी दल से मुंसलिक है, क्योंकि जब टिड्डी दल ने हमारी ज़राअत को, हमारा गुजर बसर है क्या? हमें बिजली मिली नहीं है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, अच्छी सड़कें हमारे पास नहीं है, इंडस्ट्रियल जोन्स हमारे पास नहीं है, सर्विस सेक्टर में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है कि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, जाएंगे बाहर के मुल्कों में पैसा कमा के जो है ज़र मुबादला अपने मुल्कों में भेजेंगे। गुजर बसर हमारा ज़राअत का दूसरा गुजर बसर एक तो टिड्डी दल ने तबाह कर दिया, दूसरा टिड्डी दल की वजह से जनाबे वाला प्याज की काश्त खत्म खराब हुई। कपास बहुत बड़ी है, बलोचिस्तान के अंदर एक ज़री अजनास के तौर पर आता है, हरान जैसे इलाके में लोग कपास की काश्त नहीं कर सके। तो इसी साल में आपको 50 से 60 अरब रुपए का लॉस सिर्फ और सिर्फ टिड्डी दल की वजह से ज़राअत को हुआ। दूसरा सबसे बड़ा आप ज़राअत को डेंट कहां से पड़ रहा है? बिजली की वजह से। लोग आराम की नींद तो नहीं सो सकते। ये वाहिद सूबा है, लोग बलोचिस्तान वो वसीउ तरीन इलाका है, जोग्राफिया में हमेशा कहता हूं, यहां पे मुख्तलिफ मौसम है, सब जियारत में नहीं रहते, सब अरनाई में नहीं रहते। बलोचिस्तान में ऐसे भी इलाके हैं जहां पर दर्जा हरारत गर्मी का 48 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसे इलाकों में जनाबे वाला मकरान में आपने देखी होंगी खवातीन एहतजाज पे निकली हैं, खरान में लोग एहतजाज पे निकले हैं, मकरान में लोग एहतजाज पे निकले हैं, चागी में निकले हैं, क्वेटा में निकले हैं, सरियाब में निकले हैं। सरियाब क्वेटा में मेरे भाई, बाहर तो नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, हमारी तकरीबन देखें क्या हुआ। बलोचिस्तान की इस वक्त बिजली की जो डिमांड है या बलोचिस्तान की जो तलब है वो तकरीबन 1800 मेगावाट से ज्यादा है। मैंने पिछली दफा 2-3 दफा बिजली पे तफसील से बात की, और इस वक्त जो बिजली बलोचिस्तान को फराम की जा रही है वो 600, 700 या ज्यादा 900 मेगावाट से ज्यादा, जब वो बिल्कुल अपने पीक में होता है, बलोचिस्तान को सप्लाई होती है। अब बिजली जो है वो सिलेंडरों में सप्लाई नहीं हो सकती, बिजली हवा के जरिए पहुंचाई नहीं जा सकती, बिजली साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी में जो है लोड करके नहीं ले जाई जा सकती। बिजली किसी जगह पर ले जाने के लिए बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जिस तरह एक गाड़ी को तेज रफ्तारी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अच्छी सड़कों की जरूरत है जो बलूचिस्तान में नहीं है, इसी तरह जनाबे वाला ये बदकिस्मत सूबा हमारी नालायकियों की वजह से, हमारी गलत हिकमत अमली की वजह से आज बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जहां पर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बराबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है जनाबे वाला 500 केवी ट्रांसमिशन की लाइनें, इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी 500 केवी की ग्रिड स्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी आई पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें, आई एफिशिएंसी और आई पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जब बलोचिस्तान में ये सब कुछ नहीं है, इवन अगर आप क्वेटा के अंदर दुनिया जहान की बिजली ले आए, आप बलूचिस्तान को 4000 मेगावाट बिजली क्वेटा में लाके दे दें, आप ये बिजली किसी और जगह ले जा नहीं सकते हैं। इसको ले जाने के लिए बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। 2004 में जब हमारी पार्लिमानी कमेटी की, जब बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से हम बात करते थे, ये सारा होमवर्क हमने उस वक्त करके दिया। जब बलूचिस्तान की गैस की कीमत 22 रुपए थी, हमने इसको 200 रुपए पे ले आया। बलूचिस्तान के लोगों ने कुर्बानियां दी, तकलीफें उठाई, सड़कें बंद हुई, लाशें गिरी। आज 14 जुलाई है, 15 जुलाई है, 14 जुलाई को भी जालिब जैसे हमारे जो दोस्त भाई हैं वो शहीद कर दिए गए इसी बलूचिस्तान के हकूक की जद्दोजहद में। तो लोगों की कुर्बानियों की बदौलत गैस की कीमत बढ़ी, 18वीं तरमीम आई, बलूचिस्तान को पैसे मिले। जब बलूचिस्तान को पैसे मिले, अब देखें बलूचिस्तान की हुकूमत खुद, कोई भी हुकूमत, गुज़श्ता 3, 4, 5, 6 हुकूमतें, कोई भी कहे मैंने अच्छी हुक्मरानी की, नहीं की है किसी ने अच्छी हुक्मरानी। जो अवामी हुकूमतें होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। बिजली किस लिए होती है जनाबे वाला? पंखा चलाने और एसी चलाने के लिए नहीं होती। बिजली तालीम के लिए जरूरी है जनाबे वाला, बिजली रोजगार के लिए जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, 2013 और 14 में जब सीपेक के हवाले से एमओयू साइन हो रहे थे, मैंने पहली जो 2-3 आर्टिकल्स लिखे बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में सीपेक से रिलेटेड, मैंने उन तमाम आर्टिकल्स में मेरा सारा जोर यही था कि खुदा के लिए सीपेक से जो बिजली पैदा होंगी, जो पहले फेज में जो अर्ली हार्वेस्ट का फेज है इसकी बिजली, अगर आप इसके कारखाने बिजली पैदा करने के
वो बलोचिस्तान में नहीं लगा रहे, खुदा के लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बलोचिस्तान में बनाएं, वहां से ये बिजली बलोचिस्तान सप्लाई करें। इसलिए कि हम इस फील्ड में डिप्राइव्ड हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जनाबे वाला कुछ 16,000 17,000 गीगावाट बिजली अभी पैदा हो रही है। हमारा जो है 900 मेगावाट भी हमें बिजली नहीं मिल रही है और मिलेगी भी नहीं। 300 मेगावाट का एक ग्वादर में उन्होंने नवंबर 2019 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, आज तक उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई। 2000 किलोमीटर 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइनें हैदराबाद से फैसलाबाद में सिंध से जो है लाहौर के लिए निकाली जा रही हैं 4 से 6 अरब रुपए 4 अरब डॉलर के से, जो तकरीबन 1000 अरब रुपए से ज्यादा की हैं। बलोचिस्तान में एक भी 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछाई उन्होंने। जब मैंने सीपैक के हवाले से यहां करारदाद पास की, मैंने यही बात की, मैंने हाथ जोड़ा हुकूमत के साथ, कोई शौक नहीं वजारतों का, खुदा रसूल को माने, आओ मिलके जाते हैं सीपैक से अपना हिस्सा लेते हैं, आओ मिलके जाते हैं सीपैक में। कोई एक प्रोजेक्ट उन्होंने हमें नहीं दिया, उसकी जो ज़कात और खैरात की बिजली है वो हम बलोचिस्तान के लिए ले लें, वो हम आज तक इसके लिए नहीं ला सके। आप निगोशिएट करें, फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात करें। ये गरीब सूबा जहां 70% लोग बल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, कसीरुल जैती गुर्बत का शिकार हैं, मैं आपको अल्फिया कहता हूं, 10 से 8,000 रुपया योमिया माहाना कमाने वाला खानदान वो 6 से 7,000 रुपए बिजली का बिल कहां दे सकता है? इस सूबे के लोगों को मुफ्त बिजली फराम की जानी चाहिए। हमने जनाबे वाला गैस कीमत में 1952-53 से जब हमारी गैस निकली है, आज तक 21 ट्रिलियन यानी 21,000 अरब रुपए से ज्यादा की सब्सिडी या गैस की कीमतों की बद में रियायत हमने बाकी सूबों को दी है। क्या हम ये डिजर्व नहीं करते कि 2-4 अरब रुपए 6 अरब रुपए इन गरीबों को रोशनी के लिए दी जाए, पंखा चलाने के लिए दी जाए, इनके बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए दी जाए? ऑनलाइन क्लासेस की बात होती है, किसी के घर में 2 घंटे की बिजली नहीं आती। ये इस सूबे के लिए बहुत बड़े केस लड़ने की जरूरत है। हम सब ले सकते हैं सूबे के लिए, ये हमारा हक है, हम किसी से खैरात नहीं मांगेंगे। हमने इस मुल्क को दिया है, हमने इस मुल्क को अपने वजूद से, अपनी ताकत से, अपनी हैसियत से बढ़कर इस मुल्क को दिया है। आज इस मुल्क के जितने भी इदारे हैं वो बलोचिस्तान को पे बैक करें, हमें 10-15 साल के लिए ज़राअत के हवाले से मुफ्त बिजली दें, हमें घरेलू इस्तेमाल के लिए तो बिल्कुल मुफ्त बिजली दें, हमें तालीमी इदारों में, सेहत के इदारों में 24 घंटे बिला तअत्तुल अच्छी बिजली फराम करें। आज अफसोस की बात है जनाबे वाला, बलोचिस्तान में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? मैंने उस वक्त कैलकुलेट किया, जब सीपैक की बहुत बड़ी बात हुई, पंजाब और सिंध हमारे 2 भाई सूबे हैं, खुदा उनको इतनी तरक्की दे कि वो चांद तक पहुंच जाए। लेकिन हमने ये बात की थी कि जनाबे वाला आप सारे प्रोजेक्ट अपने घर में लगा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम अपने घर में लगा रहे हैं, आपके जिन कारखानों को पहले 4 घंटे बिजली मिलती थी, आप अपने कारखानों को 24 घंटे बिजली देंगे। आपके जो नौजवान बेरोजगार हुए थे वो आपके कारखानों में जाके दोबारा रोजगार करेंगे, अच्छी बात है। आपके बच्चों की खुशहाली होगी, हमारा क्या होगा? हमें तो रोजगार अपनी जगह, पढ़ने के लिए 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, हमें तो रोजगार अपनी जगह, पीने के पानी के लिए बलोचिस्तान में कोई 400-500 के करीब कम्युनिटी ट्यूबवेल है, उनको रोज काट दिया जाता है, इनके बिल लाके दे। क्या है? इतनी बड़ी बात भी नहीं है जनाबे वाला, ये कोई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी 110-120 अरब के बलोचिस्तान के बजट में भी इसको एडजस्ट किया जा सकता था। बलोचिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत एनर्जी है और बिजली के हवाले से मैं ये समझता हूं, हम बार बार कैस्को को मलामत करते हैं, सारी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। कैस्को एक छोटा सा इदारा है, उसके 4 कुछ मुलाजिम हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है। बलोचिस्तान के लिए नेगोशिएट करना, बलोचिस्तान के लिए लड़ना, बलोचिस्तान के उसकी हिस्से की बिजली दिलवाना, बलोचिस्तान के लोगों में घरों में रोशनी पहुंचाना, बलोचिस्तान की स्कूलों को रोशन करना, बलोचिस्तान के सेहत के इदारों को बेहतर बनाना, यह हमारी जिम्मेदारी है। जब बिजली जाती है हम कैस्को को मोरद इल्जाम ठहराते हैं, मोरद इल्जाम हम और आप हैं, हमारी गलत पॉलिसियां हैं, हमारी तरजीह ही नहीं है रोशनी। हम तालीम से डरते हैं, हम रोशनी से डरते हैं, हम इल्म से डरते हैं, हम अपनी लोगों की तरक्की से डरते हैं। अगर हमें तरक्की चाहिए होती हम बजट बनाने से पहले अपने लोगों से पूछते, क्या आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सेहत चाहिए, या आपको जो है बेकार की सड़कें और इमारतें चाहिए? ये जनाबे वाला
हबीब नाले से यहां तक देखें, जितनी ईंट लगाए गए और जितने ईंट गिराए गए 6 महीने में, 6 महीने में जितनी दीवारें खड़ी की गई और जितनी दीवारें गिरेगी, इससे तो तकरीबन 4-5 शेल्टर लेस स्कूल बन सकते थे। तरजीहात क्या है? यह सूबा, यह हम पे जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इस वक्त एक ग्रेटर डिस्कशन, डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग, अपने मसाइल का इदराक। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मेरे गले ने भी जवाब दे दिया, आप तो नहीं कह। शुक्रिया सना बलोच साहब जी। मिर्जा, अगर सुनना है ठीक है, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। ना आप बात कर ले। आप एक तरीके से देखो, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की, मैं 12 बजे तक भी बैठ सकता हूं, मैं 2 बजे तक भी बैठ सकता हूं, लेकिन एक तरीका, मेरे एक इमरजेंसी है, आप उसको नहीं देखते हो। मैं वही बातें दोबारा अगर करनी है, मैं बैठ जाऊंगा। खैर बस आप लोग बेहतर जान। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं ये इसलिए नहीं कहता हूं कि मुझे तकरीर इसीलिए करना है कि बस मैं उठ जाऊं और बस बात करके निकल जाऊं। अपने दोस्तों को सुनने के बाद मैंने कहा वही बातें जो रिपीट करते हैं और इसी पे फिर हम दोबारा बात करते हैं, तो यह है कि ज़रा टाइम की भी बचत होगी और हम अपने मकसद की बात भी कर सकते हैं। जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बलूचिस्तान से, मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले, मेरे ख्याल से सब के दिल में यही बात होगी कि वो अपने आवाम के लिए काम करे, इस सूबे के लिए काम करे। इसमें कोई ऐसा मेंबर नहीं होगा कि वो ये चाहेगा कि जी हम बलूचिस्तान की तरक्की नहीं चाहते हैं। आइन मंशूर होता है हर एक पार्टी का, हर एक पार्टी के अपने प्रोग्राम के तहत वो अपने काम करते हैं। अगर यहाँ सामने बैठे हुए BNP मैंगल, जमात उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मिली पार्टी, यहाँ पे बैठे हुए बाप पार्टी, यहाँ पे तहरीक इंसाफ है, यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी है, यहाँ पे HDP या BNP अवामी है, तो ये सब इसी मिट्टी से, इसी सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और मुंतखब होकर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मुख्तलिफ अदवार में हर पार्टी ने यहाँ पे गवर्नमेंट की है, किसी न किसी सूरत में। किसी का चीफ मिनिस्टर रहा है, कोई उस गवर्नमेंट का हिस्सा रहा है, कोई किसी अच्छे मिनिस्ट्रियों पे रहे। ये मसले जो हैं बलूचिस्तान का, जो मसले हैं, ये हमने हमेशा एड्रेस किया हुआ है। मैं अपनी पार्टी के हवाले से इसलिए बात करता हूं कि हम यहाँ पे नज़रियाती लोग बहुत नज़दीक एक दूसरे से सामने जो बैठे हुए हैं, जितने भी बैठे हुए, तीनों पार्टियां या मेरी पार्टी है या जो भी पार्टी है, हम एक वक्त में एक साथ काम करते थे, एक पार्टी की सूरत में काम करते थे। हमारी जो यहाँ से ग्रोथ है वो एक ही जगह हुई है। हमने हमेशा बलूचिस्तान में साहिल वसाइल की बात की है, हम अभी भी साहिल वसाइल की बात करते हैं। हम कभी भी नहीं हटेंगे यहाँ के अवाम के हकूक़ के लड़ने के लिए, चाहे उसमें हमारी शहादतें हुई है, चाहे उसमें हमारे जाने गई हुई है, हम कभी नहीं हटे। हमारे बलूचिस्तान का असल मसला जो है वो किस चीज़ पे पैदा हुआ है? कुछ उसमें ज़्यादातर खराबियाँ हमारे वफाक से होती है। जब भी हम कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम में हमें क्या मिला है, 18वीं तरमीम जिस सूरत में पास हुआ है, अगर हम लंबी बेस में जाएंगे तो उसमें 50% उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ है। उसमें जो हमें कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें हमने पहले कहा है, उसमें हेल्थ हो, एजुकेशन हो, उसमें ज़राअत हो, उसमें मुख्तलिफ, हमने कहा 4 महकमे फेडरल के पास होने चाहिए, वजारत खारजा, इंटीरियर और जो दूसरे कम्युनिकेशन और एक और। इसके बावजूद भी अभी फेडरल अभी भी हम पे कब्जा किए हुए हैं। मैं इसलिए ये नहीं कहता हूँ कि आज मैं अगर कोई मिनिस्टर हूँ तो मैं बलूचिस्तान के हकूक़ से अपने हाथ को उठा लूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमने हमेशा बात की और हमने अमली तौर पे उसको जो है पाया तकमील तक पहुंचाया है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम यहाँ हकूक़ बैठ के इस कुर्सी पे तो हम बलूचिस्तान के अवाम को भूल जाए। हम कभी हमेशा, चाहे वो ज़राअत में हम बैठे हुए थे, चाहे मैं रेवेन्यू पे बैठा हुआ था, चाहे हम किसी भी गवर्नमेंट में किसी भी सूरत में हम यहाँ पे रहे हैं, कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है। हमने अगर ग्वादर को आबाद नहीं किया तो किस लिए नहीं हुआ है? किसकी गलती है? क्या ये ग्वादर अभी बना है? इस ग्वादर का इशू जो हमारे पास 900 किलोमीटर कोस्टल एरिया है, क्या ये किसने इसको जो है ये पसमानदगी में रखा है? क्या हमारा सेंधक किस तरफ गया? क्या रिकॉर्डिंग पे, क्या ये आज की इस 2 साल की बातें हैं? क्या हमारे गैस की रॉयल्टी, हमारा कोल पे जो कब्जा हुआ है, हमारे माइंस पे जो कब्जा हुआ है, ये कब से हुआ है? ये आज से तो नहीं हुआ है।
इस पे तो हमारी जो है 65 साल जंग जारी है। यहाँ पे महरूमियां जो बढ़ी है वो किस लिए बढ़ गई है? मैं अभी भी इस फ्लोर पे कहता हूं कि जुल्म हो रहा है, बलूचिस्तान के साथ अभी भी जुल्म हो रहा है। हम अभी भी कहते हैं कि अगर हमारे हकूक अभी भी हमें दिया जाए, वफाक दे दे, तो मैं ये दावे से कहता हूं कि मैंने अभी भी कहा है कि रिकॉर्डिंग का हमारे पास कुदरती एक ऐसा खजाना है जिससे हम पूरे पाकिस्तान का बजट दे सकते हैं। अभी हमारे पास 100 अरब रुपए जो है सिर्फ डेवलपमेंट में है। हम कितना फैलाएंगे, किधर तक जाएंगे? हम तो एक बिजली का पावर हाउस भी नहीं बना सकते हैं इस 100 अरब से। मैंने पिछले गवर्नमेंट में जब मैं मिनिस्टर था, मैंने इस फ्लोर पे कहा, इधर मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा देखो बलूचिस्तान को अपनी बिजली खुद पैदा करनी चाहिए। हम कभी पंजाब से, कभी पख्तूनख्वा से, कभी सिंध से, कभी टावर गिर गए, कभी उड़ाए गए, कभी बारिश आती है, कभी सैलाब आता है, तो इससे हमारी बिजली खत्म हो जाती है। बिजली कहां से मिलती है? हाइडल पावर हाउस आपके पास नहीं है, पानी आपके पास नहीं है कि आप पानी से बिजली पैदा करें। आपके पास कोयला है, कोयला महंगा पड़ता है, या गैस से जो आप बिजली पैदा कर सकते हैं, तो फिर वो भी अगर हम नहीं कर सकते तो हमारे पास सूरज तो है। कितने मंसूबे बने? 15 साल में मैंने कहा ले आओ ये 2 खरब रुपए हम बिजली के यहाँ पे 3 पावर हाउस बनाते हैं। यहाँ एक यारों पे बनाते हैं, एक लोरलाई, खुशदार और एक नसीराबाद में। हम अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे। हमें क्या जरूरत है कि हम वहां पंजाब और पख्तूनख्वा से कहते हैं आज हमारी बिजली जो है 1800 से 900 पे आ गई है। क्यों आई है? इसलिए नहीं, अब बिजली वहां से कम है। और फिर यहां पे जब आती है, हमने जमीन को कोत के पानी का बेड़ा गर्क कर दिया। हम तो 2-2 फुट पे हमने ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं। क्या नुकसानात हो रहे हैं? आपका जखीरा जमीन में कितना है पानी का, और आप कितना पानी निकाल रहे हैं? आप कब तक निकालते रहेंगे? जब जमीन में पानी नहीं होगा तो हम कहां से ले आएंगे पानी? अल्लाह की तरफ से बारिश होगी तो कुछ आएगा। हमारे कारेजात खुश्क हो गए। क्यों खुश्क हुए? इसलिए कि बारिश नहीं थी। ये तो कुदरत का एक हम पे एक रहम हुआ है कि पिछले साल कुछ बारिशें हुई है। मैं अभी भी कहता हूं अपनी इस गवर्नमेंट के इस फ्लोर पे बैठ के कि बिजली का मसला तब खत्म होगा कि हम अपनी बिजली अपने खुद बनाने की कोशिश करें। चाहे उस पर 2 अरब खर्चा आता है, चाहे उस पर 2 खरब खर्चा आता है। हम एक सोलर हाउस बनाएंगे तो हमारी तो इतनी बिजली नहीं है। हमारे पास क्या है? फैसलाबाद में जो बिजली चोरी होती है, लाहौर को छोड़ दो, वहां की जो फैक्ट्रियां बिजली चोरी करती है वो पूरा बलूचिस्तान उससे चल सकता है। हमारे पास तो बिजली की इतनी चोरी नहीं है। वैसे ही हम कहते हैं कितनी चोरी होगी हमारे बलूचिस्तान? कितने कारखाने हैं आपके पास? एक हब में 3-4 कारखाने हैं। वो बिजली मिल रही है हमें, वो तो वहीं से मिल रही है। बलूचिस्तान को क्या दे रहे हो आप? हमने 15 से 20 करारदादे यहाँ पे पेश की है कि जी हमारी बिजली को पूरा किया जाए। हमने सब्सिडी दी है। आजान शुरू है दोनों। तो बिजली का मसला स्पीकर साहब, हमारे साथ वफाक से हमारे साथ वो नाइंसाफियां हो रही है। गिलानी साहब के दौर में हमने जाके वहां से उनसे मुलाकात की जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 2008 में। हमने सब्सिडी उस वक्त ज़मींदारों ने 6000 रुपये देने थे, ये 60 और 40 के तनासुब से। फिर भी वो हमने कहा कि हमें 1200 मेगावाट बिजली मुकम्मल दी जाए। वो नहीं दी किसको ने। यहाँ पे ठीक है हमारी भी कुछ गलतियाँ हैं, हम बिल नहीं देते हैं, लेकिन बिल देने का मकसद ये नहीं है कि आप हमारे ज़मींदारों को जो है वो तबाह व बर्बाद कर दें। कहीं पे फ़ायदा होता है गवर्नमेंट का, स्टेट ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिधर से आपको फ़ायदा मिलता है आप उधर काम करोगे, और जहाँ पे नुकसान होता है वहाँ पे काम नहीं करेंगे। जहाँ पे आपको आवाम का नुकसान होता है वहाँ पे आप जहाँ से फ़ायदा मिलता है, चाहे वो पंजाब से, पख्तूनख्वा से या सिंध से, वो फ़ायदा ला के बलूचिस्तान में खर्च कर लो। प्याए का किराया यहाँ से कराची तक ज़्यादा था और इस्लामाबाद से कराची तक कम था। हमने कहा क्यों? कहता यहाँ पैसेंजर कम है। तो मैंने कहा प्याए को यहाँ पे बलूचिस्तान का खून चूसना चाहिए, तो वो जो आपको फ़ायदा मिल रहा है वहाँ से कुछ शेयर यहाँ पे डाल दो। हमारे लोगों को जरा सब्सिडी दे दो कि प्याए की टिकटें तो कम मिल जाए। नहीं देते हैं तो फेडरल का है। अभी भी हमने फेडरल के साथ लड़ के यहाँ तक आए कि हमने, हमारा वज़ीर आला जाम कमाल साहब ने, ये ठीक है जो भी हमने लाया नहीं लाया, जमहूरियत है। जमहूरियत में आप रोडों पे भी निकल सकते हो, जमहूरियत में आप धरने भी दे सकते हो, जमहूरियत में आप जुलूस, जलसे, जेल बरो तहरीकें भी चला सकते हो। ये जमहूरियत का एक हुस्न है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप अगर होती तो आज 1 महीने यहाँ ये लोग नहीं बैठते। हमने उनको नहीं चढ़ा, लेकिन हमने एहतिजाज किया। जाम साहब ने
फेडरल में वफाक से एहतजाज किया, निकल गया कि जी हमारे PSDP में हमारा हक जो है वो मारा गया। यहाँ पे मैंने और ज़ोर बोलीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अभी भी हम उस पर डटे हुए, लेकिन हमारा ये एहतजाज होगा पुरअमन तरीके से। हम तशद्दुद से नफरत करते हैं, हम अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं। मैं तो खुद उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मकसद ये नहीं है कि हम तशद्दुद पे उतर के हम क्या करेंगे। हमारा तो यही जमहूरी हक है, जमहूरी तरीके से हम अपनी जंग लड़ेंगे। हमने हमेशा वहां पे स्टैंड लिया हुआ है, चाहे हमारी हुकूमत बाप पार्टी की सूरत में हो, चाहे हमारे दूसरे इत्यादी है जिसमें NP भी है। हमने वफाक से अभी भी अपने मुतालिबा किया है। हम पाकिस्तान के इस हदूद में रहते हुए अपने हकूक की बात करते हैं। जनाब स्पीकर साहब, हम बलूचिस्तान के हकूक पे कभी सौदाबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पे चाहे पश्तून हो, बलोच हो, हजारा हो, सेटलर हो, जो भी आबाद है, उनके हकूक हम लेके रहेंगे, चाहे हम इस सीट पे बैठे हो, चाहे हम उस सीट पे बैठे हो। इसी से हमारा यही मकसद है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें, चाहे वो हेल्थ में हो रहा है, चाहे एजुकेशन में हो रहा है, हमारी सारी सिफारिशें हैं कि हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि जहाँ में कोयटा में बिठाओ। हमारे एजुकेशन के मास्टर क्या करते हैं, एवेजी अपने आप को रखा है। इसमें किसका कसूर है? इसमें गवर्नमेंट का कसूर है या हमारी उस सोसाइटी का कसूर है? जो हमारे गांव में स्कूल है, उनके टीचर आधे आधे की तनख्वाह पे दूसरे लोग के गेट रख के अपने खुद बिजनेस करते हैं। थोड़ा इन चीजों को तो देखना चाहिए। इस सिस्टम को हमने मिल के बनाना होगा। मैं कहता हूं कि ये गलत है। कितने लोगों को सस्पेंड करोगे, निकालोगे, तो यहीं से शोर बचेगा, यहीं रोडे फिर भरे होंगी कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है। यही यूनियंस बाहर निकलेंगे। अभी मैंने उनसे मिला है, चाहे वो केस्को वाला है, चाहे एजुकेशन वाला है, चाहे हेल्थ वाले, कि भाई सिस्टम को तो आके आप लोग ठीक कर लो। डॉक्टरों को चाहिए कि वो जाके गाँव में बैठ के अपनी ड्यूटी करें, अपने उन गरीबों की इलाज करें जो यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। कोयटा तक कितने लोग पहुंचेंगे? तोबा काकड़ी से, तोबा चकजई से, ग्वादर से, तुरबत से कितने लोग पहुंचेंगे? उधर का हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर ड्यूटी दे रहे? हमारे भाई हैं। हमने कहे कितने टीचर्स जो हैं वो सही तरीके से ड्यूटियां दे रही हैं, उनको देना चाहिए। उनको अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि फिर ये एजुकेशन 50 हिस्सों में तकसीम हो गया, कारोबार बन गया, प्रोफेशनल हैसियत लिया उन्होंने। हमारे पास वो अदारे नहीं है जो हमने अपने बच्चों को पढ़ा सके, जो लाहौर में है, जो एचिसन है, जो फलाना स्कूल है, जो फलाना स्कूल है मरी में है। इसीलिए तो हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम नीचे जा रहा है। इसने कहे कि हम कहते हैं कि इस पे पैसे खर्च हो और उसको बेहतर तरीके से बनाए, लेकिन पैसे खर्च हो रहे हैं और लोग ड्यूटियां नहीं कर रहे। फिर कसूर किसका है? फिर कसूर गवर्नमेंट का है। ठीक है, स्टेट तो कर लेंगे, लेकिन इसको हमने संभालना है तरीके से। ये चीजें कुछ हम लोग बातें करते हैं, लेकिन हम तकरीर तो मैं अच्छा कर सकूंगा, लेकिन अमल दरामद कैसे होगा? वफाक के साथ मिल के हम लोग आके हम अपना हक लेते हैं। हक मैं किसी का पश्तूनख्वा, सिंध या पंजाब का मैं हक नहीं मारूंगा, लेकिन उनको भी चाहिए कि एक छोटे भाई की हैसियत से हमारे हकूक का ख्याल रखें। अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो महरूमियां और बढ़ेंगी। फिर आप कहां तक इसको कंट्रोल करेंगे? हम अभी भी इस सीट पे बैठे हुए इंशाल्लाह हम वो कोशिश करेंगे जो बलूचिस्तान के अवाम और उनके हकूक की पासदारी हो सके। हमारी पूरी गवर्नमेंट जाम साहब की क़यादत में हमने किया है कोशिश, और फिर भी करेंगे। दूसरी बात सर ट्रेडिजिल का है। जनाब स्पीकर साहब, ट्रेडिजिल 2019 में मार्च में से शुरू हुआ है। साउथ अफ्रीका से, ईरान के रास्ते यहाँ पे आया, और यहाँ पे जब आके उन्होंने मुख्तसर यहाँ पे स्टे किया, और मुख्तसर स्टे के बाद ये नवंबर में शिफ्ट हो गए, जुलाई अगस्त में शिफ्ट हो गए पंजाब, राजस्थान तक ये गए, सिंध में गए, सिंध, पंजाब और राजस्थान तक। फिर वहाँ से वापस नवंबर में ये आए। जिस तरह इनको मौसम मिलता है, यहाँ पे उनको मौसम अच्छा मिला, बारिशें हुई, नरम ज़मीन उनको मिला। इन्होंने जिस तरह तरीन साहब, अजहर तरीन ने कहा कि ये खोदना उनके लिए आसान हो गया। ये सख्त ज़मीन में नहीं खोद सकते, नरम ज़मीन में ये अच्छी तरीके से अंडे दे सकते। इन्होंने फिर ये अंडे देने शुरू कर दिए, और फरवरी में इनकी नस्ल शुरू हो गई। और उस वक्त शुरू हुई, इसके साथ इतने करोड़ों की तादाद में ये जो है ये आ गए। और ये काम जो था ये वफाकी हुकूमत का है, और वफाकी हुकूमत में जो अदारा है प्लांट प्रोटेक्शन, जी प्लांट प्रोटेक्शन का, ये जो है वहाँ पे एक बड़ा अदारा है जो पूरे पाकिस्तान को देखता है। ये उनका काम था। उनकी यहाँ पे सिर्फ 9 ज़िले में उनकी मौजूदगी है, और 25 उनके टोटल ऑफिसर बलूचिस्तान में मौजूद है। ये उनको काम है कि ट्रेडिजिल को ख़त्म करे। ज़राअत डिपार्टमेंट का काम यह है कि वो ज़मींदारों की फसलों को बचाने की कोशिश करे, और वो उनको जहर पाशी दे दे कि वो उन ज़मीनों को बेहतर बचा सके। इसमें आपने जिस तरह उन्होंने कहा, मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने इतना जिक्र किया कि जी मैं खुद गया, और मैं खुद उस हालत में गया हूँ जो कोरोना पिक पे था,
जो कोरोना में ये हालात नहीं थे कि किसी को निकलने की इजाज़त थी। मैं खुद गया, ये सारे मेरे भाई हैं, चाहे वो हब ग्वादर से लेके जोब तक है, चमन तक है, हम सब यहाँ पे मिलके, चाहे पश्तून बलोच, हम इस इत्तेहाद को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं और रखा भी है। हमने इस पे एक अच्छा किरदार अदा किया, हमने फ़र्क नहीं किया। मैं कलात गया हूँ, मैं मस्तूम किया हूँ, मैंने कोयटा के इलाके देखे, मैंने किला अब्दुल्ला, पशीन, बशोर, खानोज़ई, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, लोरलाई, ज़ियारत, ये सारे मैंने खुद दौरे किए। मैंने देखे कि ज़मींदारों के कितने नुकसान हुए। अभी ये एक टेडिडल एक ऐसी चीज़ है, ये माइग्रेटेड, ये इस तरह है कि ये सफ़र करता है, ये यहाँ पे लोकल कीड़ा नहीं है कि आप इधर इसको ख़त्म कर लें तो ये ख़त्म हो गया, ये माइग्रेटेड है। मैंने इनसे बात की, जिस तरह अरब लोग तलूर का शिकार करते हैं, पाकिस्तान में 40 साल से 50 साल से ये अरब यहाँ पे शिकार करते हैं और हर सीज़न में हज़ारों की तादाद में इनको मारते हैं और खाते हैं। लेकिन जब ईरान में बचते हैं, जब इंडिया में बचते हैं, उन डेजर्ट में भी, जब तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान में बचते हैं, वो फिर जाके साइबेरिया में अपने अंडे देते हैं, फिर ब्रीडिंग होती है और इनके रूट्स होते हैं, फिर पाकिस्तान की तरफ आते हैं, निकलते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, फिर अगले साल फिर वो बढ़ जाते हैं, फिर आके इनके शिकार करते हैं। इसी तरह ये टेडिडल है, ये साउथ अफ्रीका से चल के सूडान, सऊदी अरब, सोमालिया और यहाँ तक ईरान तक इस रास्ते से ये दाखिल हुए और यहाँ पे उन्होंने अपने अंडे दिए। और ये इतनी जालिम चीज़ है, इनकी जो एक स्वार्म है, जो झुंड है, झुंड जिसको कहते हैं, ये करोड़ों की तादाद में जाते हैं और 150 मील किलोमीटर की रफ्तार से एक दिन में ये सफ़र करते हैं और 24 घंटे में एक स्वार्म जो है ये 35,000 लोगों का खाना 24 घंटे में खाता है। ये हमें पता है कि ये कितनी तबाही करता है। अभी इस तबाही को रोकने के लिए हमने वफाक से राबिते के, उसमें NDMA है, उसमें हमारी फौज है, उसमें हमारा जो ज़राअत है, इसमें हमारे PDMA है, इसमें अभी एक और नेशनल लोकस सेंटर बनाया गया स्पेशल इसके लिए, जो वफाक में है हमारी, कम अज़ कम उसके साथ हर फ्राइडे को वहाँ पे मीटिंग्स होती है और इस बुनियाद पे कि किस किस इलाके में हमने इसको किस तरह कंट्रोल करना है, ये किसी की समझ में नहीं आ रही है। ये इस तरह आपको एक साइड पे आप एक मैदानी से इसको कंट्रोल करोगे, सुबह जाओ कि 7 बजे ये आते हैं और फिर हमला करते हैं, इस तरफ से आएंगे, आपको पता नहीं होगा इनके अंडे, क्योंकि बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। हमने कम अज़ कम यहाँ पे कोई हमने जो सर्वे किया है, सर्वे के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तकरीबन हमने 13.87 मिलियन हेक्टेयर्स पे सर्वे किया है और हमने जो कंट्रोल किया है 0.46 मिलियन, ये जो है ये हमने 5,330 हेक्टेयर्स पे हमने सर्वे किया। इसमें टोटल डिटेल अभी मैं जाऊँगा, फिशीन है, कच्ची है, डेरा बुगटी है, किला अब्दुल्ला है, मुख्तलिफ, ये हमने इसको कंट्रोल किया। अभी आपको पता है कि हमने कितना कंट्रोल किया, अभी लोकस फिलहाल कंट्रोल है। नुकसानात का अजाला, जिस तरह असगर साहब ने कहा, नुकसानात का अजाला आप पशीन का अजाला आप हमें बताओ किस तरह आप करोगे। देखो इसका एक तरीक़ाकार होता है। हमने वहाँ पे उनको डिप्टी डायरेक्टरों को बताया, हमने डायरेक्टर्स को बताया, हमने जो डिविजनल हेड है हमने हर ज़िले के हर ऑफिसर्स को ये कहा है कि आप अपने जो है नुकसानात का जो है हमें अंदाज़ा कर दें। हमारी जो आइडिया है कोई 5% से 6% हमारे ज़मींदारों के नुकसानात अभी हुए हैं, क्योंकि हमने बर वक्त कंट्रोल किया। कुछ एरिया हमसे पहले निकल गए थे, इसमें हम आपको मैं डिटेल भी बताऊंगा। देखो लोकस्ट एक अभी जो उनका खतरा है, हमने 3 खतरा, मैं आपको खतरा जो है वो अभी अक्टूबर नवंबर में फिर आ रहा है, इसलिए कि ये कीनिया और तंजानिया से अभी चलेंगे। मैं अभी गया था सुपारको, सैटेलाइट के थ्रू पूरा वो सिस्टम बताते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, कैसे आएंगे। हमने अभी कंट्रोल किया। अभी हमारा जो नेक्स्ट उनका अटैक होगा वो शायद अक्टूबर नवंबर में होगा। उसके लिए इंशाल्लाह हमने 50 करोड़ जो बलूचिस्तान हुकूमत ने रखे हैं, हमने उनके लिए तैयारी की है कि हम उसके लिए पूरा बंदोबस्त करेंगे आने से पहले। लेकिन ये हमारे बस में नहीं, उससे पहले एक और ख़तरा है। वो ख़तरा जो निकल गए हैं, जो पंजाब और सिंध के लिए वो लोकस निकले हैं, उनकी जो है वहाँ पे उनको अच्छा मौसम मिला है। अभी उनको अगर वहाँ वापसी पे ही आ गए फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। वहाँ पे अभी मौजूद है, राजस्थान के डेजर्ट में तो अभी तक मौजूद है। उन्होंने अंडे दिए, अगर वो वापसी पे आ गए, मैंने वीडियो लिंक पे इनको बताया फेडरल हुकूमत के, मैंने कहा पंजाब सिंध को चाहिए
कि जो रिसोर्सेज हमारे पास कम है हम नहीं कर सकते। आप यहाँ आके यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान के जो मैदानों में, जो हमारे रेगिस्तानों में अंडे मिले हैं, यहाँ पे जो है वो क्योंकि वो कह रहे हैं कि लोकस जो खतरा है वो बलूचिस्तान से आ रहे हैं, इसी रास्ते से पंजाब जा रहे हैं, इसी रास्ते से सिंध जा रहे हैं, जा तो इसी रास्ते से, फिर वापसी में भी आते हैं। मैंने उनको कहा जो आ रहे हैं, जो आपकी तरफ आ रहे हैं, आप जो उधर खर्चा कर रहे हो वो खर्चा इधर कर लो, आप हमारे साथ मिलकर इस लोकस्ट को खत्म कर लें, तो तब ये हम कंट्रोल कर सकेंगे, आप बचेंगे, आपकी तरफ आएंगे नहीं। लेकिन उन पे उनके अपने अपने तरीकाकार हैं, वो सार सूबे का अपना तरीकाकार है, वो शायद हमें नहीं देना चाहते हैं, तो हम जोर तो नहीं कर सकते हैं किसी पे, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो महदूद वसाइल में 330 करोड़ रुपए अभी हमें एग्रीकल्चर को मिले थे, 40 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए पहले वो सूबाई हुकूमत ने बर वक्त दिए पीडीएमए को, पीडीएमए ने भी हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। फौज के जरिए हमने यहाँ पे हेलीकॉप्टर चलाए, पशीन में चलाए, डेरा बुगटी में चलाए, किला अब्दुल्ला में चलाए, मुख्तलिफ जितर भी वो चल सकते थे हमने चलाए। हम आम उमूमी फसलों पे या आबादी पे एयर स्प्रे नहीं हो सकता है, वो ख़तरनाक होता है, वो फसलों को भी ख़त्म कर देता है, वो इंसानी जानों के लिए भी ख़तरनाक होता है। हम जो ये दो किस्म के एक जो है वो स्प्रे है ULV है, एक CE है, हमने ये स्प्रे मुख्तलिफ हमने ज़मींदारों को दिए, और इसमें बलूचिस्तान के ज़मींदारों ने जितनी हिम्मत से काम लिया है ज़राअत के साथ मिल के, मैं हकीकत कहता हूँ कि उन्होंने हमारे ज़राअत के अफसरों के साथ मिल के दिन रात, अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसको बचाने की कोशिश की, हुआ है, तबाही बहुत हुई है, लेकिन इसमें हमें देखना चाहिए कि हमने अभी आइंदा के लिए हम क्या इकदाम कर सकते हैं। हमने ये कहा, इस पार्कों को मैंने कहा कि सैटेलाइट के थ्रू वो ये भी बता सकते हैं कि जी पिछले साल इस ज़मीन पे कितना काश हुआ था, मुझे दिखाया यहाँ पे गंदम इतना हुआ है, अभी गंदम का ये जो 5,000 एकड़ है ये शुगर केन में यानी उस पर चेंज हुआ, यहाँ पे कॉटन कितना हुआ था। मैंने उनको कहा कि आप हमें स्टेट लैंड की तफसील दे दें, हमें जो अनसेटल्ड ज़मीन है उनका तफसील दे दें, फिर हम एक पॉलिसी बनाएंगे, वज़ीर आला साहब के साथ बैठेंगे कि जी हम उन बेरोज़गारों को जो यहाँ पे कोरोना से मुतासर हुए हैं, जहाँ से ज़्यादा इनको नुकसानात हुए हैं, उनको हम ये ज़मीनें आबाद करके दे दें। हम यही कोशिश कर रहे हैं, और उनको मैंने ये भी कहा कि आप हमें जैतून के हवाले से, पिस्ताचू के हवाले से टोटल हमें डिटेल दे दें कि हम ज़मींदारों के लिए जो है वो एक अच्छी सी जो है वो फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम उनको शुरू करके दे दें। हमने यहाँ पे जो है अच्छे हमने वो रखे हैं, बीज रखे हैं, बीज हम दे देंगे, अच्छे प्लांट्स देंगे। हमने पिछले साल भी अनार, अंगूर, पिस्ता बाहर यहाँ अफगानिस्तान, ईरान से हमने पिस्ता मंगवाए। हम जितनी हमारी रिसोर्सेज हमने उसमें किए। हमने बलूचिस्तान हुकूमत ने जैतून में तकरीबन 10 करोड़ रुपए का हमने यहाँ पे फंड रखा। पिछले साल जब हमने शुरू किया, हमारा एक 5 करोड़ रुपए का कैप तुर्की में फंस गया। ये तुर्की से भी आते हैं, ये स्पेन से भी आते हैं, ये इटली से भी आते हैं जैतून के जो पौधे हैं, लेकिन वो जो कोरोना की वजह से फंस गए वो वहाँ पे ख़राब हो गया। कुछ मुश्किलात पैदा हो गए हमारे, खासकर ये जो 5 महीने कोविड-19 की वजह से जो हमारे मुल्क नहीं पूरी दुनिया में एक मैशियत जो बैठ गई, बहुत से मुश्किलात पैदा हो गए। कोई इसी के सोच जहन में नहीं आ रहा था कि हम इस कोरोना के साथ क्या करें। मैंने उनको कहा ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है, चीन को समझ नहीं आ रहा है, यूरोप को समझ नहीं आ रहा है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, हमारे क्या रिसोर्सेज है। तो इस बुनियाद पे हमारे जो जैतून के प्लांट से वो ख़राब हो गए। उस पे जो है हमने फिर कोशिश की कि अभी जब इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होंगे, मेरी कोशिश ये हो कि मैं ज़िम्मेदारों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारी गवर्नमेंट जाम साहब की क़यादत में या हमारे जो यहाँ पे अलाइज बैठे हुए हैं उनके साथ मिल के हम उनको दे सकते हैं, उनको देंगे। ये हमारी ये कोशिश है। मैं आपको कुछ तफसील इसका बताता हूँ, आप अगर नोट कर लें। आखिर में मैं ये कुछ आपको बताऊँगा, मुझे भी थोड़ी सी वो है। मैंने आपको बताया कि 304 जो है वो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 30 करोड़ रुपए टोटल मिले हुए हैं। हमारे पास उसकी तफसील है। पावर स्प्रेयर 100 अदद हमने लिए थे, और इसमें ट्रैक्टर पावर स्प्रे जो बड़े होते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे होते हैं, वो 15 अदद थे। ULV स्प्रे 30 अदद, ULV को बड़े जो गाड़ियों के पीछे वो जो रेगिस्तानों में इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े ये रेगिस्तानों के लिए होता है, ये 30 अदद हमने लिए। ज़ेर जो अद्वियात है ये 3.5 लाख लीटर हमने लिए थे। अभी भी हमारे पास
उसमें मौजूद है, स्टॉक में मौजूद है। इंजन स्प्रेयर ये नेपसेक के होते हैं, 1200 अदद हमने लिए। ये बैटरी एक इंजन जो इंजन के थ्रू चलता है, एक बैटरी जो चार्ज होती है बैटरी के थ्रू चलता है, जो उसको बैटरी से चार्ज करके बैटरी लगा के फिर वो स्प्रे करते हैं, उससे चलते हैं। ये 1200 अदद एक लेते हैं, 200 अदद दूसरे लेते हैं। PPE किट्स, ये किट्स जो पहनते हैं इसके लिए 1000 अदद हमने वो लेते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स जो ये भी खतरनाक जहर होता है, ये भी कोरोना की तरह किसी को लगता है आंखों में, बदन में, उसके लिए वो जो है बॉक्स वो 250 लेते हैं। वफाकी हुकूमत ने हमारे साथ क्या किया, उसने सिर्फ 4 करोड़ रुपए, उसमें 1 करोड़ रुपए दिए हैं कमिटेड, 3 करोड़ रुपए के जी हम आपको देंगे। 3 करोड़ रुपए, अभी 1 करोड़ मिले। उन्होंने एक ULV जो जहर है जो डायरेक्ट हम फसलों पे करते हैं, 1,08,800 जो है वो लीटर हमें दिए, और फर्स्ट एड बॉक्स 45 दिए। PPE किट्स जो है 557 दिए। फंड्स ऑपरेशनल कास्ट वो मैंने आपको बताया 4 करोड़ जो 1 करोड़ मिले। चाइनीज बूम स्प्रे, ये वो बूम स्प्रे जो बड़ा मुंह होता है जो फिर फेंकते हैं, पूरा एरिया को कवर करते हैं, ये 12 अदद मिले। हमने उस एरिया में दिए हैं जहाँ पे लोकस्ट बहुत ज्यादा आए थे। माइक्रोन ULV स्प्रे 7 अदद है, और ULV मास्क जो पहनते हैं वो 11 अदद है। ये चीजें हमें फेडरल से मिले। ये टोटल हमारे इस बुनियाद पे हमने लोकस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने ये, मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि मैं ये अल्लाह ताला की तरफ से करम है कि हमने बहुत दिन रात मेहनत की और इसका कंट्रोल किया। इसमें मेरी कंट्रीब्यूशन इतनी नहीं है, इसमें आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है। जिस हल्के में असगर साहब थे, ज़ियारत में थे, जिस एरिया में किला सैफुल्लाह में थे, जो यहाँ पे मस्तूंग में, कलात में, जो भी हमारे MPS थे, जो हमारे ज़मींदार थे, उन्होंने पूरी कोऑपरेशन हमारे साथ की। और ये मैं आपको हकीकत कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि मेडिकल जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोरोना में बहुत मेहनत की। इसी तरह टेडिजल में मैं आपको हकीकत कहता हूँ, हो सकता है 19-20 का फ़र्क आ सकता है, 18-20 का भी आ सकता है, लेकिन हमारे जितने भी हमारा स्टाफ था एग्रीकल्चर का, उसने दिन रात मेहनत की है। मैं आपको हकीकत कहता हूँ, कुछ ज़िलों का जो मैं गया हूँ, मैंने उनको, हमारे सेक्रेटरी, हमारे DGs, हमने दिन रात उनको कहा कि हमारे डायरेक्टर थे आरिफ शाह, हमारे DG मसूद साहब थे, कंबर साहब थे, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर थे, मैं आपको हकीकत कहता हूँ 18-18 घंटे, 15-15 घंटे जनाब स्पीकर साहब उन्होंने ज़मींदारों के साथ मिल के, ये नहीं कि अकेला, मिल के PDMA के साथ मिल के, फौज के साथ उन्होंने हेलीकॉप्टर, हम कोऑर्डिनेट देते थे, वो स्प्रे करते थे उस एरिया पे जहाँ पे आबादी और फसलात कम थे। इसलिए कि मैं आइंदा के लिए भी आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो हमने आपको तफसील दी, शायद आप उनसे कुछ मुतमईन होंगे, लेकिन अभी टेडिजल का वो हमला जो है, जो पहले था, वो अभी ख़त्म हो गया। अभी हमने नेक्स्ट आने वाले के लिए हमने क्या बंदोबस्त करनी है, उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप हमारे भाई हो, आप हमारे मोहतरम हो, हम एक ही है यार। आज मैं कल उधर बैठा था, कल आप लोग इधर बैठे होंगे, हम उधर बैठे होंगे, क्या सब दोस्त हैं, ठीक है, इतराज़ात करते हैं, तनकीद करते हैं, बराए तामीर करेंगे, एक दूसरे से हेल्प करेंगे, कभी लड़ते भी हैं, एक ख़ानदान की तरह हम भाई से लड़ते हैं, एक दिन लड़ते हैं, दूसरे दिन प्यार मोहब्बत से अपने आपस में बैठ के चाय खाना खाते हैं। मैं तो ना उस पार्टी से हूँ, उस नज़रिए से हूँ, या वो कारकुन हूँ एक हैसियत से कि मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे मुंतखब हुए हैं या मुंतखब नहीं हुए हैं, जो बाहर बैठे हुए पार्टियाँ हैं, जो आज उनके मेंबर्स नहीं है, हमने उनकी भी कदर करनी, हमने भी उनको साथ लेके जाना है। मैंने हमेशा अपने बड़ों से भी कहा है, यहाँ पे हमारे CM साहब है, हमारे गवर्नर साहब है, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के दोस्त है, या हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, हम हमेशा यही कहते हैं कि सब मिल के आ जाएं। कुछ खराबियाँ हैं हमारे बलूचिस्तान के हकूक़ पे, जो बाहर से नज़रें हैं, उस नज़रों को हमने स्टॉप करना है। मैं अभी भी ये कहता हूँ, ये हमारी इतनी, हमारे पास क्या क्या किस चीज़ की कमी है, इस ज़मीन के अंदर क्या क्या नहीं है। आपके पास दुनिया का बेहतरीन मार्बल है, आपके पास, यहाँ तक मैं कहता हूँ कि आपके पास यूरेनियम अवेलेबल है, जो खुदा न खास्ता उन बमों में इस्तेमाल होता है जो दुनिया को अगर करते हैं, वो चीज़ हमारे पास है, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल में लाएं। यही बातें जब हम करते हैं तो लोगों को गुस्सा आता है कि ये पता नहीं हकूक़ के लिए क्यों इस तरह बात करते हैं। मैं अभी भी आखिर में सिर्फ ये कहूँगा स्पीकर साहब कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस पाकिस्तान में रहने वाले हैं, इस मिट्टी से पैदा होते हैं, इस मिट्टी के फर्जिंद हैं। हमें अपने हक और अपने हकूक़ के लिए जब हम आवाज़ उठाते हैं तो इस पे हमें कोई गद्दारी का या कोई वो इल्ज़ाम न लगाया जाए
जो दबाने की कोशिश की जाती है या किसी को जो है उसको अपने हकूक से दस्तबरदार करने का कोशिश किया जाता है। ये हमारा फार्मूला नहीं है। हम मिल के, चाहे पंजाब है, खुदा करे 50 दफ़ा 50-100 गुना वो आबाद रहे, चाहे पख्तूनख्वा वो आबाद रहे, सिंध वो आबाद रहे, ये मुल्क है, ये फेडरेशन है या काइयाँ हैं, या हम मजबूत, बलूचिस्तान मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, अगर ये कमज़ोर होगा तो मुल्क कमज़ोर होगा। तो इसमें मिल के हमने इस मुल्क को चलाना है और इसकी चलाने के लिए हम सब मिल के कोशिश करेंगे। और इस पाकिस्तान को आबाद करना है, इस बलूचिस्तान को आबाद करना है, इस खित्ते को आबाद करना है, इस पश्तून बलोच को आबाद करना है। तो इस सब मिल के आप सब साथ मिलेंगे तो इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करना शुक्रिया चाहता हूं। समर खान, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। आप बिस्मिल्लाह जाबिद का नंबर है, चुप करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब, थैंक यू जनाब ऑर्डर इन हाउस। जी जाबिद अली रेकी साहब। हम बात कर रहे हैं। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया। जैसा हमारे भाई दोस्त सना भाई ने दरदरी आवाज़ आप लोगों के सामने असेंबली के जो बलूचिस्तान के मसले मसाइल थे आप लोगों को बताया कि काश ये गवर्नमेंट ये बातों को सुने और इसमें अमल करे, फिर बलूचिस्तान आगे जाएगा। वरना बलूचिस्तान को इस लोगों के हाथों में, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर के हाथों में, ये इंशाल्लाह जवाल की तरफ जाएगा। ये इस वजह से जनाब स्पीकर साहब, ये टड्डी दिल, ये अल्लाह की तरफ से ये हजाबे हैं, कभी कोरोना की शक्ल में, कभी टड्डी दिल की तरफ शक्ल में। तो फिर आप क्यों इल्जाम जो है गवर्नमेंट पर लगा रहे हैं? इल्जाम लगा रहे हैं कि वो इसमें कम अज कम जनाब स्पीकर साहब कम अज कम उस लोगों के ऊपर फर्ज है। इस टाइम वो गवर्नमेंट में बैठे हैं, इस लोगों का फर्ज है कि बलूचिस्तान में जो मसले आते हैं कम अज कम उस हर जिले में, हर जगह में इसको काबू करें। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब सिवाय तुरबत का बाकी जगह सूबे, उसके जिले उसके नजर नहीं आ रहे। आसपास के जिले देखें, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जहूर साहब, खुदारा एक दिन मुझे और आपको अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है। क्योंकि जनाब स्पीकर साहब, ये टड्डी दिल, ये पूरा बलूचिस्तान में जमींदारों को 100 में से 80-90% नुकसान हुआ। कपास है, खजूर है, गंदम है, प्याज है, सारे जमींदारों को हरबा को नुकसान हुए। ये लोग मिनिस्टर साहब बैठे हैं, जमरुख साहब और सीएम साहब तो आज नहीं आए, कम अज कम जमींदारों को कुछ पैकेज दे देता कि ये नुकसान हुए हैं जमींदारों का, चाहे वाशुक है, चाहे पंजगूर है, चाहे बलूचिस्तान के तमाम जिले, चाहे पिशीन है, जो भी है, चमन है, सारे जमींदार इस टाइम नुकसान अरबों के हिसाब से हुआ है जनाब स्पीकर साहब। मगर इस गवर्नमेंट ने जमींदारों को कुछ भी नहीं दिया है सिवाय मायूसी का। एक एक गाड़ी आ जाता था हर तहसील में, हर यूनियन में स्प्रे करके चला जाता था। इसे नहीं कहते हैं जनाब स्पीकर साहब कंट्रोल करना। ये जमींदारों को धोखा और बलूचिस्तान को धोखा दे रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। जब ये बातें करते हैं कहते हैं हम लोगों ने किधर कहे, हम तो साफ है, साफ दामन, हमारे दामनों में अब नमाज पढ़े। अरे हम किधर नमाज पढ़े आप लोगों के दामन में? आप लोग करप्शन कर रहे हैं। खुदारा इस बलूचिस्तान को आप दोनों हाथों से लूट रहे हैं, लूट, बैंक बैलेंस बना रहे हैं। ये बलूचिस्तान है। एक दिन ये मैं जनाब स्पीकर साहब, मैं खुद हैरान हूं, ये नए बयान पे तो नहीं है। एक दिन मैंने कहा मैं जाऊंगा इस्लामाबाद में, वहां पे बैठा है नैब कि बलूचिस्तान में जो आपके डीजीए कौन है, ये यहाँ पे बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा है। इतना लेटर मैंने नैब को दे दे के मैं थक गया। रिसीव हो रहा है मगर कागजी कार्रवाई है हो रहा है, मगर कोई ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं है जनाब स्पीकर साहब। दूसरा पॉइंट है बिजली के लोड शेडिंग का। बिजली जनाब स्पीकर साहब, बिल जब बंदे जब बिल नहीं दे उसी टाइम एट ए टाइम या दूसरे महीने में उसे काट लिया जाता है। मैं खुद हैरान हूं जनाब स्पीकर साहब,
ट्रांसफार्मर जल जाता है, अपने मदद था किल्ली वाले इकट्ठे होके पैसे जमा करके ट्रांसफार्मर बना लेते। खंबे गिरते हैं 10 दिन 15 दिन तक, कैस्को वाले वापडा वाले पता नहीं कहां कहां पे गैब है, नजर ही नहीं आते हैं। ये बलोचिस्तान की हालत है जनाब स्पीकर साहब, ये कैस्को की हालत है, ये गवर्नमेंट की हालत है। ये इस हालत में आप जनाब स्पीकर साहब आप कैसे चल सकते हैं? आप बलूचिस्तान को कैसा चला रहे हैं? जनाब स्पीकर साहब, ये लोग जो बैठे हैं, मैं कहता हूं ये लोगों को इस्तीफा देना चाहिए था, घर में चले जाना था कि भाई हम लोग बिल्कुल फेल हो गए, अभी आप अपोजिशन आके गवर्नमेंट को संभालें। फिर आप देख लेता कि वाकई अपोजिशन इसको संभाल सकता है बलूचिस्तान को, ये नहीं। जनाब स्पीकर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ज़हूर साहब, दिल जल रहा है, खुदा रास यकीन करे, मेरा दिल इस वजह से जल रहा है, वाशुक ऐसा तबाह हाल डिस्ट्रिक्ट। ज़हूर साहब, मैंने आपको बार बार कहा है, सीएम साहब तो आता ही नहीं है, कभी आता है 5 मिनट चले जाते हैं। वैसे थे बलोच, तुरबत और वाशुक ज्यादा ज्यादा 3 घंटे का रास्ता है। आप फाइनेंस मिनिस्टर आप आ जाए, देखिए वहां पे क्या किया। आपने इस साल पीएसडीपी में आपने क्या दिया हुआ? जनाब स्पीकर साहब, ये 1 हफ्ता पहले मैंने अपना यूनियन काउंसिल में, गड़ांग यूनियन काउंसिल में विजिट किया। वहां पे एक रोड बन रहा था। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको ये शेयर भी करूंगा, व्हाट्सएप भी करूंगा। वहां पे एक रोड बन रहा है, पता नहीं अमेरिका या बर्तानिया का नया इजाद है। पत्थर है, उसमें ये साफ रेत को पत्थर से इकट्ठा करके लुक कर रहे। अरे खुदा रहा यार, ये जुल्म है यार, खुदा कसम यार। मैंने सेक्रेटरी को व्हाट्सएप किया, सेक्रेटरी नूरुल अमीन साहब किधर बैठे? नहीं बैठे ना, नहीं बैठेंगे वो, क्योंकि उसको पता था आज जाबिद बात करेगा। मैंने सेक्रेटरी नूरुल अमीन साहब को व्हाट्सएप किया, कहता है बस 24 घंटे के अंदर अंदर टीम वहां पे पहुंच जाएगा। आज 10 दिन गुजर गया हुआ। जनाब स्पीकर साहब, पता नहीं जनाब स्पीकर तक ये ठेकेदार सेक्रेटरी से यानी ताकतवर है, इससे पता ही चलता है। एक्सीएन कहां पे, एक्सडीओ कहां पे, करप्शन इसी को कह रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, आप 15 साल वाशुक में कोई और नहीं कर, वाशुक सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट का 15 साल का रिकॉर्ड आप निकाले, आपको खुद पता चलेगा कि करप्शन किसको कहते हैं। करप्शन इसी को कहते हैं कि ठेकेदार अपना भाई हो, कजन हो, 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ 1 अरब के पैसे निकाले, बस काम जो होता है चला जाए। ये हालत है जनाब स्पीकर साहब। इस असेंबली में नहीं रोएं और कहां रोएं, इधर अपना दर्द याल नहीं बताएं और कहां जाएं। मिनिस्टर जिया साहब, आप मेहरबानी करें, आप हैं सीएम है, ये ज़हूर साहब है, बलोच है, आप तकरीबन 4-5 मिनिस्टर, आप आ जाएं, आप वाशुक में दौरा करें। बेसमा है, वाशुक है, आपका आखिरी बॉर्डर माशकेल है जो ईरान के साथ लग रहा है। आप आ जाएं, वहां पे देखें कि ये जाबित ये सही कह रहे या इस इलाके में काम हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ जनाब स्पीकर साहब, जीरो, ओनली जीरो। जनाब स्पीकर साहब, आपने जनाब जिया साहब, मैं आपका एक बात आपको, रेकी साहब एजेंडे से एजेंडे के साथ एजेंडे में भी आ रहा हूँ जनाब स्पीकर साहब। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, एजेंडे में भी आ रहा हूँ। बेगम जनाब स्पीकर साहब, दिल जल रहा है। जनाब स्पीकर साहब देखिए प्लीज, जनाब स्पीकर साहब कहते हैं एजेंडे पे हार हैं, एजेंडे पे खैर कुछ खाक ही नहीं है, हम ऐसी बस बातें करते हैं। आप लोग एजेंडे पे जनाब स्पीकर साहब अमल इसरों को कबूल करें, चाहे बिजली है, चाहे ज़राअत है, चाहे जो भी है। मिनिस्टर के जमरुख साहब चले गए, तो जो भी है जनाब स्पीकर साहब, इस एजेंडे के मुताबिक हम लोग बात कर करके करारदाद ला के, मगर यहाँ पे कोई बात हमारे सुनने को तैयार ही नहीं है। ये कागजी कार्रवाई पे बस फिर बाद में चले जाते हैं। ये हालत है जनाब स्पीकर साहब। मिनिस्टर जिया साहब, आपने 2013 में जो जिलजिला हुआ जनाब स्पीकर साहब, ये अभी अंदाजा लगाएं जनाब स्पीकर साहब, 2013 में जिलजिला हुआ, उसके पैसे 19 जून में रिलीज हो गए वाशुक में, 19 जून 2020 में। अभी देखें 30 जून तक लास्ट डेट है,
मैंने 29 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर जहूर साहब को फोन किया वाशुक से, खुदा रहा भाई ये पैसे जा रहे हैं, भाई खुदा रहा यार अब क्या कर रहे हैं। कहता है तो मसला नहीं है, अब बाद में करें। अरे ये आखिरी दिन है, रात 30 बजे 12 बजे ये पैसे लैप्स हो रहे हैं यार, ये आप क्यों कर रहे हैं इस तरह। खुदा रहा इसको मैंने फोन पे मैंने कहा मिनिस्टर साहब खुदा रहा ये क्यों आप इस तरह, ये क्या वजह, इसमें क्या गुनाह किया, ये 10 करोड़ रुपया है। चले गए जनाब स्पीकर साहब, पैसे चले गए। आप बता दें अभी किधर, भी मैं अभी फिर जाऊं फाइनेंस मिनिस्टर के पास, फिर जाऊं जिया के पास। आखिर मैंने गुनाह क्या किया, आखिर मजलूमों ने गुनाह क्या किया हुआ है। 2013 ये 2020 है, 7 साल है। पैसे आते आके फिर वापस चले जाते, पता नहीं इसमें क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। आप हमें बता दें, इस असेंबली में बता दें। अगर आप जानते हैं कि ये पैसे 10 करोड़ आज जाबित की जेब में जाते हैं, जी बिस्मिल्लाह, आप मुझे नहीं दे दे। अगर आप जानते हैं कि ये पैसा आवाम का है, आप लोगों ने वहां तक पहुंचा है, फिर क्यों वापस जाता है, वजह क्या है इसका प्रॉब्लम क्या है, कम अज कम ये क्यों वापस जाता है, आप मुझे बता दें। जनाब स्पीकर साहब, आपने मुझे टाइम दे दिया, खुदारा मिनिस्टर सीएम साहब यहाँ पे नहीं है, जाम साहब, ये जनाब स्पीकर साहब जितना बात करूं कम है। बहरहाल ये बलोचिस्तान सबका बलोचिस्तान है जनाब स्पीकर साहब, ये आप हमें अपोजिशन की निगाह से नहीं देखें, आप हमें अवाम, आपकी अवाम है इस टाइम। अगर आप लोग मिनिस्टर हैं पूरे बलोचिस्तान का, आप लोगों का हक बनता है, ये सारे अवामों का हक है, सब मजलूम अवाम का हक है कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने मिनिस्टर ला के आप लोग सब जिले सारे मसले होते मसाइल होते हैं, आप लोग उसको हल करें, ये आप लोगों का फर्ज बनता है। हम आपके पास आते हैं, बार बार आते हैं, हमें अवाम ने वोट दिया हुआ है। जनाब स्पीकर साहब, मेरा इलेक्शन पूरा रब ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने दिखाया जो इस टाइम मैं सीट में बैठा हूं, रब ने दिखा है कि जो मैं चाहता हूं वही होता है, जो मैं नहीं चाहता हूं नहीं होता है। अल्लाह ने आज इस सीट में मुझे ला के बिठाया, रब ने दिखा दिया कि मैं किसी को लाऊं उसको लाऊंगा, और मेरा ख्याल में नहीं था कि मैं इस सीट में आऊंगा बैठूंगा जनाब स्पीकर साहब, मगर ये रब का ताकत था, ये खालिक का ताकत था रब्बिल आलमीन का, और इस जिला वाशुक मजलूमों का आवाज था। इस लोगों ने मेरे लिए दुआ किया हुआ है, नफले पढ़े हैं, नमाज रोजा रखे हैं। मैं इस वजह से करता हूं, मैं अल्लाह को कहता हूं कि अल्लाह आप देखे, मैं अपना कोशिश कर रहा हूं, बाकी इस जालिमों से, इस मजलूमों का जान छोड़। मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आपने पहले किया, मैं आपसे गिला नहीं कर रहा हूं जिया साहब। 19 जून को फाइनेंस ने 19 जून को वो कहता है 5 महीना कहां है, खुदा रहा है, ये आपका लेटर है, ये लेटर है भाई, ये लेटर ये दिखा दे, शुक्रिया भी अदा किया है, अखबारी कटिंग और सोशल मीडिया देख ले प्लीज, ये दिखा दे जनाब स्पीकर साहब को दिखा दे, जनाब स्पीकर साहब डेट भी देखे, फाइनेंस देखे सर, ये 19 जून को क्या है, 5 महीना पहले 19 जून को दे दें। अब आप अंदाजा लगाएं, 10 दिन में मैंने डीसी को कहा है, कमिश्नर को कहा है, खुदा रहा भाई ये 10 दिन है यार, जल्दी का, ये क्या वजह, ये क्या प्लानिंग है आप लोगों ने कर रहे। कहता है नहीं बस ये फिर छोड़े, बाद में फिर हम देखेंगे। अरे क्यों बाद में, अभी आपने देखा जनाब स्पीकर साहब 19 जून है।